ये यहाँ पे हमारा कन्वेंशनल में पहला क्वेश्चन है फ्लैंज सेक्शन में। तो यहाँ पे फ्लैंज सेक्शन में दो तरह के क्वेश्चंस जो है बनते हैं। एक तो ये होगा कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा, तो ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जिसमें हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा जिसमें आपको जो एरिया ऑफ स्टील है वो कैलकुलेट करना होगा और सेक्शन का जो साइज़ है वो गिवन होगा। तो ये दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो अब इसको करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम सेक्शन स्पैनिंग ओवर सिंपली सपोर्टेड इफेक्टिव स्पैन 9 मीटर। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड, देखो यहाँ पे ना हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन में उसने किस तरह की बीम दी है, सिंपली सपोर्टेड दी है। क्यों ध्यान रखना है? बिकॉज हमें यहाँ पे एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, बी एफ जो है हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, उसको निकालने के लिए हमें एल इफेक्टिव का नीड होता है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इफेक्टिव स्पैन उसने हमें दिया हुआ है, यानी कि एल इफेक्टिव उसने हमें ऑलरेडी दे दिया। कितना? 9 मीटर है। सिंपली सपोर्टेड है, आइसोलेटेड है, तो उस केस में यहाँ पे हमें जो एल नोट अब निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? देखो यहाँ पे इसने एल नोट इक्वल्स टू एल इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। क्यों होगा ये? बिकॉज अगर आप लोगों को ध्यान हो, यहाँ पे जो हमारा एल इफेक्टिव वाला फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होता है भैया? एल क्लियर होता है ना, प्लस डी, एक फॉर्मूला होता है एल क्लियर प्लस डब्ल्यू, ये चीज़ है। तो यहाँ पे उसने इफेक्टिव स्पैन हमें दे रखी है, 9 मीटर दे रखी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एल इफेक्टिव ही उसने हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, ये है। नहीं तो एल क्लियर अगर वो हमें देता तो फिर हम यहाँ पे डी और ये डब्ल्यू ये सब चीज़ें देखते, और अगर ये गिवन नहीं होते डी और डब्ल्यू, तो फिर हमारा जो आंसर होता है वो एल इफेक्टिव वो एग्जैक्टली उसकी लेंथ के बराबर हो जाता। ये है, बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है कि स्पेन दी हुई होती है, इस पर इफेक्टिव नहीं लिखा हुआ होता, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी। अब यहाँ पे आगे देखो इसमें, अब यहाँ पे उसने क्या कहा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए कैलकुलेट करना है? फ्लैंज सेक्शन दिया हुआ है जिसका 2000 क्या है हमारा विड्थ ऑफ फ्लैंज है। ठीक है, 150 डेप्थ ऑफ फ्लैंज है। यहाँ पे 6 हमारे पास में क्या यूज़ हुए हैं? स्टील के वो बार्स यूज़ हुए हैं 32 डायमीटर के। यहाँ पे 700 जो है इफेक्टिव डेप्थ है, और यहाँ पे अगर मैं विड्थ की बात करूँ वेब की तो वो 300 है। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ हुआ है और Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील हमारे यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 केसेस होंगे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस बनेगा, हम ये मान करके चलेंगे कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस जो यहाँ पे बनेगा वो ये होगा कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब के अंदर लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्दर 2 कंडीशंस बन जाएंगी। कैसी कंडीशन? एक कंडीशन होगी कि हमारा 3/7 XU जो है वो ज़्यादा है डेप्थ ऑफ लेंथ से, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे बनेगा कि हमारा 3/7 XU जो है वो कम है डेप्थ ऑफ लेंथ से। तो 2 कंडीशंस ये बनेंगी। तो इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या निकालना होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बिकॉज यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कुछ और फॉर्मूला है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का इन दोनों केसेस में कुछ और फॉर्मूला है ना। तो हमें अब वही केस यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे सूटेबल होगा, और इसने तो दिया नहीं है। तो उसको निकालने के लिए अब देखो क्या किया जाए। यहाँ पे सबसे पहला केस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरीके से ये समझ लो हिट एंड ट्रायल करना है हमें। हिट एंड ट्रायल कैसा होगा? ये देखो, मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस है वो किस में? फ्लैंज में है। पहला केस मैं ये मान लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू निकालूंगा तो उस वैल्यू को मेरी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि मेरा जो XU का वैल्यू आने वाला है दैट शुड बी लेस देन 150। अगर ऐसा हो गया तो यानी कि मेरा अजम्पशन एकदम सही था। ठीक है, तो हम फिर यहीं पर रोक देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपना हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सपोज करो कि जो मेरा अजम्पशन है वो गलत निकल जाता है, दैट मीन्स कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो वेब के अंदर लाई कर रहा है। फिर मैं क्या काम करूँगा, फिर इन दोनों में से एक अजम्पशन पहले लूँगा, फिर देखूंगा चेक करके कि वो सही आ रहा है कि नहीं। अगर वो अजम्पशन भी गलत हो गया यानी कि फिर मेरा नेक्स्ट केस है। तो इस तरीके से यहाँ पे हिट एंड ट्रायल किया जाता है। तो अब देख लो, सबसे पहले यहाँ पे मैं यही मान लेता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट आवर न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज। तो पहला यहाँ पे ये होगा ना, लेट अस अज्यूम दैट आवर न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लैंज। अब ये जो केस मैंने यहाँ पे किया है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? XU का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? 0.87 FY/AST एरिया ऑफ स्टील अपॉन में 0.36 FCK, यहाँ पे आ जाएगा B। अब ये जो B है ये कौन सा लिया जाए?
ये बी देखो, चूंकि मेरा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे है ना फ्लेंज में, अभी हम फ्लेंज में मान रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पे फ्लेंज की विड्थ लूँगा, यानी कि बी एफ जो मेरी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लूँगा। अब इसके लिए बी एफ मुझे निकालना पड़ेगा फिर, तो बी एफ देखो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, देखो आइसोलेटेड है तो बी एफ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एल नॉट अपॉन बी। अच्छा बी क्या है, ये ओवरऑल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 2000 हो जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था यहाँ पे बी एफ ही बोल दिया था मैंने, वो मैं थोड़ा गलत बोल गया था, ये बी है, ओवरऑल है, +4 + BW, ये मेरा आइसोलेटेड का फॉर्मूला है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला होगा मेरा सिर्फ सिंपल बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, मिनिमम लेना होता है, और मैंने क्या बताया था कि मोस्टली यही मिनिमम आता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एल नोट मेरे पास में यहाँ पे कितना है, 2000 है, और ये एल नोट यहाँ पे 2000 है, सॉरी गलत कर दिया, एल नोट तो मेरे पास में 9000 है, वो गिवन है ऊपर, 9000 अपॉन 9000 अपॉन 2000 +4, BW मेरे पास में कितना है यहाँ पे 300 है, ये चीज़ है, ठीक है। चलो तो जब हम इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ये मुझे कितना दे देगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 9000 अपॉन में 4.5 + 4 + 300, यानी कि 9000 डिवाइडेड बाय 8.5 + 300, ये अभी तक मेरे पास में है। इसको अभी कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू मेरे पास में आ जा रही है यहाँ पे 1358.82 mm, ये मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू आ जा रही है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि मिनिमम ली जानी है, दूसरी वैल्यू हमारे यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या है, बी, सिंपल बी है दूसरा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2000 के बराबर। और दोनों में से मिनिमम कौन सा है, इसमें से और इसमें से मिनिमम कौन सा है, ये वाला है ऑब्वियसली मिनिमम। तो मेरे बी एफ की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 1358.82, तो यहाँ पे मेरा बी एफ निकल चुका है, यानी कि विड्थ ऑफ फ्लेंज 1358.82 mm। चलो अब ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 0.87, एफ वाई कितना है 500 है, गिवन है। AST एरिया ऑफ स्टील हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, देखो 6 है और 32 डायमीटर है, तो इसको हम एरिया ऑफ स्टील अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 × π/4 × 32 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 4823.04 mm², ये मेरे पास में आ चुका है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 0.36, FC के कितना है हमारे पास में 20 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 पुट करो। BF का वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया था 1358.82, ठीक है, इतना था। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे XU का वैल्यू आएगा, जो कि मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है 171.75 mm। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, मेरा डेप्थ ऑफ फ्लेंज कितना है 150 mm है ना, और यहाँ पे XU कितना है मेरे पास में 171, तो ये तो ग्रेटर देन DF आ गया। तो इसका मतलब जो मेरा अजम्पशन था वो गलत निकला, है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मेरा अजम्पशन था वो क्या निकला, गलत निकला। तो यहाँ पे इसको करो, सो आवर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट एंड द न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द वेब, ये चीज़ हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या किया जाए, अब यहाँ पे हम सेकंड केस पे आ जाएंगे। सेकंड केस में यानी कि जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में दो फॉर्मूले थे ना, दोनों फॉर्मूले से निकाल करके देखना है अभी हमें। और यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि उनकी कौन से वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया था, यहाँ पे उसी तरीके से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा अपना, यानी कि फॉर्मूला कौन सा, मेरा फॉर्मूला यहाँ पे होगा ये कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स वाला, और जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो मेरा XU का वैल्यू मिल जाएगा। फिर मैं चेक करूंगा कि मैंने कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स वाला कौन सा फॉर्मूला लगाया था, लाइक ये वाली कंडीशन का या फिर नेक्स्ट जो नीचे है वो वाली कंडीशन का। जोन सी भी कंडीशन का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला चेक करूंगा। सपोज करो कि मैंने यहाँ इस वाला कंडीशन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स वाला, तो यहाँ पे मुझे XU मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास में ये चीज़ है इसको मैं चेक कर लूंगा, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो यानी कि मेरा जो अजम्पशन था वो एकदम सही निकला। ये चीज़ है, अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, तो मैं इसमें अपना पहला अजम्पशन ले लेता हूँ कि जो मेरा 3/7 XU है वो ग्रेटर देन DF है। अब इसके लिए कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये वाला जो मैंने अजम्पशन लिया है इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स का, तो 0.36 FC के XU BW
ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरे यहाँ पे। ये क्या हो चुका है, ये कंप्रेसिव फोर्स हो चुका है अभी, ठीक है, एक साइड का। अब यहाँ पे दूसरी साइड वाला निकालो। दूसरी साइड वाला यानी कि कौन सा, देखो उस टी बीम में से, वो जो कंप्लीट मेरे पास में टी बीम था, उस टी बीम में से मैंने रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये जो है इतना, ये मैंने अलग निकाल दिया, ये वाला इतना। तो उस रेक्टेंगुलर पोर्शन का ये है यहाँ पे मेरे पास में कंप्रेसिव फोर्स। अब ये जो बाकी जो बच चुके हैं, यानी कि ये वाला यहाँ का और ये जो यहाँ का बच चुका है, इनका यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। ये चीज़ मैं पहले आप लोगों को एक बार बता भी चुका हूँ। तो इस तरीके से इसको हमें करना है यहाँ पे। तो 0.45 FC के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो डेप्थ ऑफ फ्लेंज, ये देखो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ पे कितना है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज यहाँ पे छोटा है किससे, हमारे यानी कि रेक्टेंगुलर पोर्शन से छोटा है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा DF, और यहाँ पे हो जाएगा BF माइनस BW इक्वल्स टू 0.87 FYAST। ये मेरे पास में फॉर्मूला बन जा रहा है। अब यहाँ पे सारी सारी वैल्यूज पुट करो। तो 0.36, FC के 25 है, XU हमें नहीं पता है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। BW का वैल्यू हमारे पास में कितना है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। BW यहाँ पे 300, तो ये BW हमारे पास में यहाँ पे 300 हो गया, प्लस 0.45 FC के 25 है फिर से। DF हमारे पास में यहाँ पे कितना था, 150 था। BF माइनस BW, BF कितना है हमारे पास में यहाँ पे ऊपर 2000 है BF, और 2000 में से हमने कितना माइनस कर देना है, 300 माइनस कर देना है। 2000 माइनस 300 इक्वल्स टू 0.87। FY हमारे पास में कितना है 500। AST कितना है, हमने AST अभी कैलकुलेट किया था, एक बार देख लेते हैं ऊपर। AST है 4823.04, यहाँ पे है 4823.04। अब ये सबको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसको, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में XU कितना आ रहा है, अब वो एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था। तो XU मेरे पास यहाँ आ रहा है 116.19 mm। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे XU का वैल्यू मेरे पास में इतना है। अब ये इसको देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, तो 116.19 जहाँ तक है ये सेटिस्फाई हो नहीं रहा है, क्लियरली दिख रहा है ये। तो अब DF, चलो इसको देखते हैं, 116.19 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, ये आ रहा है हमारे पास में 49.79। तो कंडीशन हमारी ये थी कि ये जो 49.79 है, ये चीज़ जो है हमारे DF से ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन DF हमारा यहाँ पे 150 है, तो ये तो कम आ गई। तो ये जो कंडीशन हमने जो अज्यूम की थी, जो हमने अजम्पशन किया था, ये सही नहीं निकला, ठीक है, ये निकला नॉट सेटिस्फाइड। अजम्पशन जो था ये हमारा गलत निकला। तो फिर अब क्या किया जाए, तो अब हमारा नेक्स्ट अजम्पशन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अजम्पशन के अकॉर्डिंग अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अजम्पशन हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पे, कि हमारा जो 3.7 XU है वो क्या है, वो कम है DF से। अब हमारा नेक्स्ट अजम्पशन ये रहेगा। तो अब इसको देखते हैं। अब दूसरे में हमारा है यहाँ पे सेकंड अजम्पशन, कि हमारा जो 3.7 XU है वो क्या है, वो छोटा है किससे, DF से। तो हमारी यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पे जब इस वाले अजम्पशन को हम मानेंगे तो हमें यहाँ पे एक फैक्टर लेना पड़ेगा YF, ठीक है। तो YF क्या है, 0.15 XU प्लस 0.65 DF, ये हमारा फैक्टर है। तो इसको अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला लिखूँ तो वो फॉर्मूला हो जाएगा 0.36 FC के XU BW प्लस 0.45 FC के, यहाँ पे हमारे पास में हो जाता है BF माइनस BW, यहाँ पे हो जाएगा YF इक्वल्स टू 0.87 FYAST। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अब इसको पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला जो पार्ट है 0.36, FC का है 25, XU एज इट इज, BW हमारे पास में कितना है एक बार चेक कर लेते हैं, BW 300, BW यहाँ पे 300 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.45 FC के फिर से 25 इंटू BF हमारे पास में कितना है यहाँ पे 2000 है, सॉरी 2000 नहीं है, BF जो हमने कैलकुलेट किया था, जस्ट अ सेकंड एक बार देख लेते हैं। BF मैंने यहाँ भी ये मिस्टेक किया है, यहाँ भी मैंने 2000 दिया, जबकि BF जो है मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है 1358.8, ठीक। तो यहाँ पे है 1358.8
2 माइनस यहाँ पे हमारे पास में 300, वाई एफ के लिए क्या करना पड़ेगा 0.15 XU प्लस 0.65 और डी एफ का वैल्यू हमारे पास में कितना है 150 है, इक्वल्स टू 0.87, एफ वाई हमारे पास में 500 है और जो ए एस टी है वो हमारे पास में 4823.04। इस सारे को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सही से लिख देते हैं 358.8, ठीक है। चलो अब जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे एक्स यू की वैल्यू है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्स यू हमारा कितना आ रहा है। तो एक्स यू यहाँ पे और एफ वाई उसी ये वाई एफ जो है उसी तरीके से मैंने ये भी निकाला हुआ था, तो ये वैल्यूज आ रही हैं। तो मेरे पास में यहाँ पे एक्स यू का वैल्यू आया है 209.25 mm और ऐसे वाई एफ का आ गया मेरे पास 128.88 mm। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो मैंने अजम्पशन माना था वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अजम्पशन मेरा क्या था कि 3/7 XU जो है वो DF से छोटा होना चाहिए, तो उसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो 3/7 XU हमारे पास में कितना होगा, देखो ये हो रहा है 209.25 × 3 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाता है 89.67 और ये छोटा है DF से, DF जिसकी वैल्यू 150 है। तो देखो ये हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, जो अजम्पशन हमने माना था वो हमारा सही है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा अब जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा वो इसके अकॉर्डिंग निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगा और इस XU के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला रहेगा वो देख लो, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके लिए होगा MOR इक्वल्स टू 0.36 FCK XU BW D माइनस 0.42 XU प्लस 0.45 FCK XU, नहीं अब यहाँ पे XU नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा YF, यहाँ पे होगा हमारा BF माइनस BW और यहाँ पे होगा D माइनस YF/2, तो ये हो जाएगा। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 1320.77 किलो न्यूटन मीटर। अब जितने भी वैल्यूज़ ऊपर हमने कैलकुलेट किए हैं वो सब वैल्यूज़ का यहाँ पे पुट कर देना है, ये हमें यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं एक टाइप का क्वेश्चन जो अपना सॉल्व कर चुका हूँ। अभी हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो ये रहा, उसके लिए मैं पहले डिज़ाइन स्टेप्स आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो डिज़ाइन स्टेप्स में सबसे पहला हमारा जो डिज़ाइन स्टेप है वो है कि हमें क्या निकालना है, एक फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। या तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना पड़ेगा या फिर गिवन होगा। अब जनरली फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट गिवन होता है, अगर फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट गिवन नहीं है तो उस केस में हम इसको निकालेंगे कैसे, जो भी हमें बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ होगा उसमें हम 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें अपना फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या फिर कह सकते हैं कि अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हमें एक्चुअल लिमिटिंग निकालना होगा। जो भी हमें ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ होगा उसके बेसिस पर हम एक्चुअल लिमिटिंग निकाल लेंगे। एक्चुअल लिमिटिंग निकाल लेने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, इसको आप बिल्कुल ऐसा समझ लो, ये जो एक्चुअल लिमिटिंग आया फिलहाल के लिए इसको टेम्परेरीली आप एक्चू समझो और इसको आप कंपेयर करोगे किससे, DF से। उससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है कि एंड बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्लैंज थिकनेस, वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि उसको आप अभी फिलहाल के लिए XU मान लो और XU को आप DF से कंपेयर करो और पता चल जाएगा आपको कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि वेब में लाई कर रहा है फिर फ्लैंज में लाई कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, MU लिमिटिंग को हम कैलकुलेट करेंगे, समझ रहे हो। कहने का मतलब है कि XU लिमिटिंग से ही फिर हम MU लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन क्यों जानना है विद रिस्पेक्ट टू फ्लैंज, हमें इसलिए जानना है, देखो जैसा भी हमने ऊपर किया ना, यहाँ पे देखो कितने सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हुए, 3 केसेस थे, तीनों केसेस के लिए डिफरेंट फॉर्मूले थे। यहाँ पे एक बार ऊपर आ जाओ, देखो जब फ्लैंज में था तो उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का डिफरेंट फॉर्मूला, जब वेब में था तो यहाँ पे 2 केसेस थे, इस वाले केस के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का डिफरेंट फॉर्मूला, इसके लिए फिर डिफरेंट फॉर्मूला। तो हमें यही जानना है कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई कर रहा है। फिर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, उस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालते वक्त हम XU का जो वैल्यू रखेंगे वो XU लिमिटिंग रख देंगे, तो हमें यहाँ पे अपना क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट यानी कि MU लिमिटिंग जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या रहेगा वो देख लो। थर्ड स्टेप में अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, ये जो हमारा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है वो MU लिमिटिंग से कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो हम चेक करेंगे। अगर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है डबल रेनफोर्स बनेगा, ये चीज़ हम शुरू में भी देख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, ये आइडिया में लग गया था। और अगर कम है तो फिर हमारा सिंपल है सिंगल रेनफोर्स बीम है,
ठीक है। अगर ऐसा है कि सिंगल रेनफोर्स बीम है तो हमें ज़्यादा फिर कुछ करना नहीं है, फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सीधा एक अपना स्टेप रहेगा कि हमें एरिया ऑफ स्टील निकाल लेना है, ठीक है। लेकिन उस एरिया ऑफ स्टील को निकालने से पहले हम एक चीज़ को अज्यूम करेंगे कि हमारा जो एक्सयू है वो डीएफ से बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ हम अज्यूम करेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे अपने यहाँ पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो अब ये MR1 क्या चीज़ है, यहाँ तक तो आई होप स्टेप थर्ड तक तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके आगे ये जो यहाँ से स्टेप्स थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि फोर्थ स्टेप से जो नीचे की तरफ स्टेप जा रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें आपकी रहेंगी, एक रहेगा आपका MR1, एक आपका रहेगा MR2। फिर एक चीज़ और आ जाती है MU लिमिटिंग। बेसिकली हमारा काम इससे अभी ज़्यादा है, हमें यहाँ पे बिकॉज कंपेरिजन करनी है, ठीक है। तो हमारा MR1 को ऐसे समझ लो कि MR1 सबसे पहले निकाला जाएगा, फिर MR2 निकाला जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सिंगली रेनफोर्स्ड के लिए होता है ना, एरिया ऑफ स्टील हमारा किस में, टेंशन साइड में निकाला जाएगा। तो उसके लिए ऐसे समझ लो कि यहाँ पे MR1 हमने पहले निकाला, फिर MR2 निकालेंगे। अब हम MR1 तक ही रुक जाएंगे, किसके लिए, सिंगली रेनफोर्स के लिए। जो जब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ये वाली हमारी, तो हम बस MR1 निकालेंगे, दैट सेट हमारा हो जाएगा। उससे ज़्यादा हमें कुछ करना यहाँ पे नहीं है। और फिर एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना है। अच्छा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये BM, अच्छा ये जो चीज़ लिखी हुई है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये इक्वल्स टू है, हाँ। तो यहाँ पे हमें करना है, हम अब यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे जो हमारा एक्सयू है वो किसके बराबर है, DF के बराबर है। और हम यहाँ से MR1 निकाल लेंगे। MR1 निकाल करके हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगली रेनफोर्स के लिए MR1, डबली के लिए ऐसे समझ लो MR2। अब जब हम यहाँ पे MR1 निकाल चुके होंगे, हमें बस एक बार रीएश्योरेंस करना है, एक तरीके से ये समझ लो कि हमारा जो ये है क्या, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, वो MR1 से कम है। अगर ये चीज़ हुई, अगर ये चीज़ होती है ये वैल्यू, तो हमारा जो NA है वो किस में लाई करेगा, फ्लेंज के अंदर लाई करेगा, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह बिहेव करेगा। बस हमें यहाँ पे फिर एरिया ऑफ स्टील निकाल लेना है। अगर ऐसा नहीं होता फिर हमें आगे फिर फर्दर स्टेप्स करने होंगे। मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इस तरीके से फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, या फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा। दूसरा में क्या करना है, एक्सयू लिमिटिंग को निकालना है बेसिस ऑन द क्या, हमारा ग्रेड ऑफ स्टील क्या है। फिर हम क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्लेंज। वो चेक करेंगे हम, ठीक है, जो हमें एक्सयू लिमिटिंग मिल जाएगा और DF मिल जाएगा, उससे कंपेयर करेंगे कि हमारा एक्सयू जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। फिर जब हमें वो चीज़ पता चल जाएगी कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइक फ्लेंज में लाई कर रहा है या फिर वेब में लाई कर रहा है, तो वो वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा करके हम अपना MU लिमिटिंग निकाल लेंगे। फिर जब हमारा MU लिमिटिंग आ जाएगा, फिर हम आगे क्या करेंगे, फर्दर हम अपना जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है उसको कंपेयर करवाएंगे इससे। कंपेयर करवा के चेक करेंगे कि ये डबली रेनफोर्स सेक्शन है या फिर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। अगर डबली रेनफोर्स सेक्शन होगा तो भी रुक जाओ, तो भी फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ से इस जगह से आगे तक हमें कैलकुलेशन करनी होगी। और अगर हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है तो फिर हम यहाँ तक रुक चुके होंगे, यहाँ एरिया ऑफ स्टील तक ही निकालेंगे हम। अब यहाँ पे देख लो, तो अगर हमारा सिंगली रेनफोर्स है तो पहले सिंगली रेनफोर्स के लिए बताता हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, एग्ज्यूम करना है कि जो हमारा एक्सयू है वो DF के बराबर है। DF यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज के बराबर। देखो यहाँ पे अब डिफरेंस है, ये एक्सयू लिमिटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक्सयू है, ठीक है ना। ये एक्सयू लिमिटिंग नहीं है, ये सिर्फ एक्सयू है। अब हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो एक्सयू है वो DF के बराबर है, ठीक है। और फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, MR1 कैलकुलेट कर लेंगे, बस ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा कि हम चेक करेंगे कि अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि हम MR1 निकाल चुके हैं ना, अभी हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, हम बेंडिंग मोमेंट जो हमारा अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट जो होगा उसको चेक करेंगे कि अगर वो MR1 से कम है तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लेंज के अंदर ही है, ये चीज़ रहेगी। और फिर हम यहाँ पे अपना एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, बस ये है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे नीचे एक डायग्राम देख लो, ये जो नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है आप लोगों के सामने, ये वाला, इस वाले डायग्राम को देखो। इस वाले डायग्राम में सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे लिखा है बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट इज लेस देन MR1, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पे एक लाइन भी बनाई हुई है कि अगर ये वैल्यू है, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ये रहा, डॉटेड वाला जो आप देख पा रहे हो, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस किसमें है, ये यहाँ फ्लेंज में ही रहेगा, फ्लेंज से बाहर नहीं जाएगा। अगर ये चीज़ हो जाती है लाइक MR1 इज लेस देन बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, तो फिर हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है हम यहाँ बाहर आ चुके होंगे फ्लेंज से, ये चीज़ है, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, एक्सयू इक्वल्स टू DF, ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ये लिमिट है हमारी। ये यहाँ पे क्या है ना, ये DF जो है हमारी लिमिट है। हमें यहाँ पे जब कैलकुलेशन करनी है तो वो कैसे कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए हम एक्सयू को DF के बराबर मान करके तब कैलकुलेशन करेंगे, ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे देख लो, अगर हमारा क्या होता है कि हमारा बेंड जो MR1 निकलेगा उससे ज़्यादा हमारा आ जाता है बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, ठीक है, उससे ज़्यादा वैल्यू होती है।
और MU लिमिटिंग से कम होता है, तब फिर हमारा आगे तक का फिर सॉल्यूशन शुरू हो जाता है, जो कि एक तरीके से समझ लो ये डब्ल्यू इन्फोर्स के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा, ये डब्ल्यू इन्फोर्स वाली कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, तो हम अब अपना नेक्स्ट अजम्पशन करेंगे कि हमारा जो XU है वो 7/3 DF के बराबर है। अब यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये है क्या चीज़, देख लो मैं आपको बताता हूँ। 3/7 XU है, हम क्या मान रहे हैं, इसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। 3/7 XU को हम DF से कंपेयर करवा रहे हैं, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ये दो ही कंडीशन हम यहाँ पर रख रहे हैं कि 3/7 XU जो है हमारा एक बार कम है एक बार ज़्यादा है, इस तरीके से हम कंडीशन रख रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे MR2 को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो है ये बराबर कर दिया और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को निकाला, बस हमने ये किया है इतना, ठीक है। इतना इसको याद रखना कि अब यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब एक कंडीशन तो ऊपर हो चुकी है कि हमें MR2 कैसे निकालना है, ठीक है। हमें MR2 ये इसको बराबर करके निकालना है। सबसे पहले समझो MR1 कैसे निकाला हमने, MR1 हमने निकाला है XU और DF को बराबर करके। देन हमने MR2 कैसे निकाला है, हमने MR2 निकाला है 3/7 XU को DF के बराबर करके। ये कंडीशंस आप लोग याद रखना, MR1 को ऐसे सॉल्व किया, MR2 को ऐसे सॉल्व किया। फिर आगे क्या करना है, अब हमारे आगे ये समझ लो कि कुछ चेक्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चेक्स कैसे शुरू हो जाएंगे, अब हमें यही देखना है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट है वो कहाँ लाई कर रहा है, यानी कि वो MR1 से ज़्यादा है ना, या MR2 से ज़्यादा है, मतलब ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर यहाँ पे देख लो MR2 से ज़्यादा है। तो इस तरह की कुछ कंडीशन हमें देखनी है। और MU लिमिटिंग हमारा सबसे लास्ट में होगा, MU लिमिटिंग सबसे लास्ट में होगा, MR1 सबसे पहले होगा। अब उसके लिए मैंने क्या है, आराम से यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, ये आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। इसको देखो फिगर को, ये आपका यहाँ पे फ्लेंज है, यहाँ पे मैंने मेंशनिंग कर रखा है सब कुछ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इस जगह पे ये है MR1, यहाँ पे आपकी सबसे पहली कैलकुलेशन होगी जब आप क्या करोगे, XU = DF लोगे। अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज के अंदर रहता है, यानी कि यहाँ पे रहता है, तो देख लो ये वाली कंडीशन है कि आपका अल्टीमेट जो है वो MR1 से कम होगा। और यहाँ तक सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या रखना होगा, XU = DF रखना होगा। उसके आगे अगर आपकी वैल्यूज बढ़ती है, देखो पहले होगा MR1, देन होगा MR2, देन होगा MU लिमिटिंग। या MU लिमिटिंग हमारी लिमिट है, ठीक है। तो पहले MR1 देन MU लिमिटिंग। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, लाइक MR1 और MR2 के बीच में लाई कर सकता है। तो अगर वो MR1 और MR2 के बीच में लाई कर रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, XU = 7/3 DF से सॉल्यूशन करोगे। अगर वो MR2 के बाद MU लिमिटिंग तक लाई कर रहा है तो फिर आप यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन करोगे, XU = XU लिमिटिंग लेकर के। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे और देख लो, आपका अगर बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट जो है वो MR1 और MR2 के बीच में है तो आपकी ये वाली कंडीशन यहाँ पे रहेगी। ये देखो ये वाला कंडीशन आपका यहाँ पे 3/7 XU should be less than DF। ऐसे ही अगर आपका यहाँ पे ये वाला कंडीशन है, लाइक MR2 से ज़्यादा आपका बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट होगा और MU लिमिटिंग से कम आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट होगा, तो वो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आपका लाई करेगा इधर, है ना। और यहाँ पे ये वाला कंडीशन रहेगा कि 3/7 XU जो है वो आपके DF से ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, लाइक ये केस 1 लिखा है, यहाँ पे केस 2 लिखा है। तो देखो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे जो हमारे केसेस थे, यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, देखो ये वाला आपका क्या है, ये तो न्यूट्रल एक्सिस आपको फ्लेंज में लाई करना है। ये आपके फिर आगे फर्दर केसेस आ जा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको ये वाली चीज़ दिखा ही देता हूँ, पिछले लेक्चर में कहा थी। ये देखो यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे केस 2। बेसिकली क्या है कि मैंने इसको लिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो है ये केस 1 है। ये जो मैंने आगे अभी जो मैंने हटाया है, वहाँ पे जो मैंने केस 1 लिखा हुआ था वो आपका ये है, यहाँ पे आई से जो लिखा है केस 1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 3/7 XU > DF है। यहाँ पे ये वाला कंडीशन अगर आपका हो रहा होगा तो वो आपका केस 1 है। उस केस 1 में आप ये वाले फॉर्मूलेज अप्लाई करोगे, ये ऐसे आप अपनी कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है। एक आपका ये हो सकता है केस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये रहा आपका केस 2, वो जो मैंने वहाँ पे केस 2 लिखा था वो केस 2 ये है, 3/7 XU > DF। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो आपकी वो फिगर है, अभी देख लो फिगर में आ जाता है दोबारा से, उस फिगर को देखो। इस फिगर में ये इस फिगर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे केस 1 आपका नीचे होगा, केस 2 आपका इसमें ऊपर होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा केस चल रहा है, वो आपको ये कंडीशन से पता चलेगा, जो MR1 लेस देन है बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट से और MR2 से, ये कंडीशन से आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर आपको अपनी जो फॉर्मूले हैं वो आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। अब आपको फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, फॉर्मूले अप्लाई करके आपको एग्जैक्ट पोजीशंस अब यहाँ पे निकालनी होंगी।
देखो जब आपका न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में लाई कर रहा है तब आपको कुछ एग्जैक्ट पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपका न्यूट्रल एक्सिस वेब में लाई कर रहा है तब आपको एग्जैक्ट पोजीशन निकालना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट पोजीशन आपको कैसे निकाला जाएगा, देख लो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट को आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कंपेयर करना होगी। अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे केसेस के बेसिस में पता चलेगा। लाइक अगर आप केस 2 में है तो आपको फिर वो वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर आप केस 1 में है तब आपको अपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वो वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही AST के निकालना होगा आपको। AST कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ स्टील, उसके लिए भी आपको कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स करना होगा। और यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा वो भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से केस में हैं, लाइक इस केस 1 में है या फिर इस केस 2 में है। तो जिस भी केस में आप होंगे आपको वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा। अब जब आप एरिया ऑफ स्टील अपना निकाल चुके होंगे तब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे चेक्स करने हैं। कैसे चेक करना है कि आपको जो एरिया ऑफ स्टील है दैट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट्स, वो किस में होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट्स में होना चाहिए। AST मिनिमम आप यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए, और AST मैक्सिमम आप यहाँ से चेक करेंगे, ठीक, जैसे हमने पहले किया था। ये चीज़ है। तो ये हमारे थे सारे के सारे यहाँ पे डिज़ाइन स्टेप्स। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।